24 साल की तनु का रंग हालांकि बहुत साफ नहीं था, लेकिन कुदरत ने उसे कुछ इस तरह गढ़ा था कि जो भी उसे देखता एक ठंडी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाता था। सांवले सौंदर्य की मालकिन तनु के जिस्म की कसावट और फिगर देख मनचले गहरी सांसें लेते हुए फिक्रे कसते थे, तो खुद को शरीफ ज्यादा कहलाने और दिखलाने वाले भी उसकी खिलती जवानी का नेत्रपान चोरी छिपी ही सही करते जरूर थे। किसी भी लड़की की छवि ऐसी जैसी कि ऊपर बताई गई है यूं ही नहीं बन जाती, बल्कि इसमें खुद उसके स्वभाव का भी बड़ा हाथ होता है। तनु खुले स्वभाव की लगभग उच्छृंखल युवती थी जो किसी बंधन में नहीं बनती, लेकिन एक ऐसे मजबूत सहारे की जरूरत उसे हमेशा महसूस होती रहती थी जो उसे दुनिया जहान की दुश्वारियों से महफूज रखे। आमतौर पर तनु जैसी महत्वाकांक्षी युवतियां जो सपने देखती हैं उन्हें किसी भी शर्त पर या कोई भी जोखिम उठाकर पूरे करना भी जानती हैं, पर इसके लिए जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है वह कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है कि सौदा अंततः उनके लिए घाटे का साबित होता है। तब उनके पास हाथ मलने और अपनी नादानियों पर पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। जिंदगी को कुछ इसी तरह हल्के में लेने की कीमत तनु ने कैसे चुकाई, ये जानने से पहले तनु के बारे में जान लेना जरूरी है। इंदौर के गोयल नगर स्थित अड़ोस पड़ोस अपार्टमेंट में रहने वाली तनु राजौरिया की उम्र तब महज 11 साल थी जब उसकी मां का निधन हो गया था। इस उम्र में लड़कियां शारीरिक और मानसिक बदलावों के दौर से गुजरते हुए तनाव में रहती हैं। ऐसे में मां की कमी उन्हें और असुरक्षित बना देती है। यही तनु के साथ भी हुआ। तनु के पिता श्याम सिंह राठौर ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इस बात का अंदाजा उन्हें था कि इस उम्र की बेटी की परवरिश कर पाना उनके लिए आसान नहीं है। लिहाजा उन्होंने उसे अपनी साली यानी तनु की मौसी अनीता के पास भेज दिया। अनीता श्याम सिंह की इस उम्मीद पर खरी उतरी कि सौतेली मां से बेहतर सगी मौसी होती है। तनु को पालने पोसने में अनीता ने न कोई कसर रखी न भेदभाव किया, लेकिन तनु जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे अपनी मर्जी की मालकिन होती गई। अनीता ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अपनी दिवंगत बहन की बेटी को बेहतर संस्कार दें, पर जवान होती तनु के सपने आम लड़कियों से कुछ हटकर थे। मौसी के घर कौशल्यापुरी में तनु ने जवानी में कदम रखा तो उसके इर्द गिर्द लड़कों की भीड़ जमा होने लगी। तनु हर किसी को भले घास नहीं डालती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे हर कहीं होने लगे थे। वजह थी एक छरहरी युवती का भरे मांसल बदन का होना। उसकी लंबी नाक और बड़ी बड़ी आंखें और पतले होंठों पर पसरी एक शोक मुस्कुराहट किसी का भी दिल धड़का देने के लिए काफी थी। हालत यह थी कि मोहल्ले का हर लड़का तनु की नजदीकियां पाने को बेताब रहने लगा, लेकिन कोई भी तनु के तयशुदा पैमानों पर खरा नहीं उतर रहा था। उसे जो बातें अपने सपने के हीरो में चाहिए थीं, वे आखिरकार उसे दिखीं चंदन राजौरिया में। चंदन छोटा मोटा नेता और पेशे से प्रॉपर्टी ब्रोकर था। वह दबंग भी था, जिससे दूसरे लड़के उससे खौफ खाते थे। 2 से 4 मुलाकातों में ही तनु ने उसे और उसने तनु को दिल दे दिया। आजकल की लड़कियों को जैसे लड़के भाते हैं, चंदन ठीक वैसा ही था। माशूका का ख्याल रखने वाला, उस पर पैसे लुटाने वाला और सज संवर कर रहने वाला। लच्छेदार बातों और वादों में भी वह माहिर था। तनु अब हवा में उड़ने लगी थी, पर उसकी शुरू होती प्रेम कथा के किस्से शायद उड़ते उड़ते पिता श्याम सिंह के कानों तक पहुंच गए थे। इसलिए उन्होंने बेटी की शादी अहमदाबाद के एक तेल गुड़ व्यापारी से न केवल तय कर दी, बल्कि कर भी दी। तनु और चंदन प्यार के रास्ते पर अभी इतने दूर नहीं पहुंचे थे कि वापस ना लौट पाए। तनु शादी करके अहमदाबाद चली गई तो चंदन अपनी नेतागिरी और प्रॉपर्टी डीलिंग के छोटे मोटे कामों में लग गया, पर दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाए। ससुराल में तनु का मन नहीं लगा। वजह जैसी जिंदगी और पति उसे चाहिए था, वह उसे नहीं मिला। दुकानदार पति सुबह दुकान पर चला जाता तो देर रात को लौटता था। अकेली वह खींच उठती। तनु के लिए शादीशुदा जिंदगी के मायने होटलिंग, शॉपिंग और मौज मस्ती भर थे। जो पूरे नहीं हुए तो वह पति से बात बात पर कलह करने लगी। इससे जल्दी ही दाम्पत्य टूटने की कगार पर आ पहुंचा। यही वह चाहती भी थी, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी। वजह था उसका पूर्व प्रेमी चंदन राजौरिया। शादी के बाद पहली बार विदा होकर तनु मायके इंदौर आई तो चंदन से सामना होने पर दबा प्यार जाग उठा। कहां वह बोर दुकानदार पति और कहां यह बिंदास चंदन। चालाक चंदन ने जल्दी ही तनु की इस क्षमकश भांप ली और उसकी गदराई जवानी हासिल करने का उसे यह सुनहरा मौका लगा। लिहाजा पहले तो उसने
तनु की ख्वाहिशों को हवा दी और फिर उन्हें पूरा करने के लिए शादी की पेशकश कर डाली। तनु के लिए तो यह अंधा क्या चाहे, दो आंखें जैसी बात थी। पर चंदन से शादी करने के लिए जरूरी था पति से तलाक हो, जो आजकल खास तौर से नई पत्नियों के लिए मुश्किल काम नहीं है। तनु दोबारा अहमदाबाद गई तो चंदन के प्यार में महक रही थी। उसने पति से की जाने वाली कलह की तादाद बढ़ा दी। फलस्वरूप तलाक मांगा तो पति को भी मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई, क्योंकि वह तनु की बेहुदा हरकतों और रोज रोज की कलह से आजिज आ चुका था। तलाक के बाबत तनु ने पति से 5 लाख रुपए मांगे तो उसने खुशी खुशी देकर पत्नी से छुटकारा पा लिया। तनु इंदौर वापस आई तो चंदन और उसकी मां शादी के लिए तैयार बैठे थे। पति से लिए 5 लाख रुपए उसने चंदन को दे दिए। कुछ दिनों बाद चंदन ने वादा निभाते हुए उससे शादी कर ली। चंदन की मां राजकुमारी से उसकी अच्छी पटरी बैठती थी। चंदन से शादी के बाद उसके 2 साल अच्छे से गुजरे, ठीक वैसे ही जिस तरह से वह पहली शादी के पहले सपने देखा करती थी। पर यह शादी नहीं, एक सौदा था जिसके तहत तनु ने अपने पहले पति से गुजारे के लिए गए 5 लाख रुपए बतौर दहेज चंदन को दे रखे थे। लेकिन यहां भी दोनों के बीच वाद विवाद और झगड़े होने लगे। चंदन का मकसद तनु की जवानी और खूबसूरती भोगना था, जो पूरा हो गया था। 1 साल बाद ही इनके यहाँ एक बेटी हुई जिसका नाम विनी रखा गया। चंदन का बदलता बर्ताव और बेरुखी देखकर तनु को समझ आने लगा कि इससे अच्छा तो वह दुकानदार पति ही था जो उसका पूरा ध्यान रखता था। झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों का साथ रहना दूभर हो गया। ऐसे में सास राजकुमारी ने तनु की परेशानी हल की। उसने उसे समझाया कि जब चंदन से नहीं पट रही है तो उसे तलाक दे दो और एवज में 10,000 रुपए हर महीने लेती रहो। तनु के मायके वालों का जी उसकी हरकतों के चलते पहले ही उचट चुका था, लिहाजा उन्होंने उसकी दूसरी शादी के विवाद में न कोई दखल दिया और न ही दिलचस्पी दिखाई। चंदन को तलाक देकर तनु अलग गोयल नगर के अपार्टमेंट अड़ोस पड़ोस के फ्लैट नंबर 103 में बेटी के साथ रहने लगी। रिश्तों की ऐसी सौदेबाजी टीवी धारावाहिकों में ही देखने को मिलती है। तनु ने पहले पति से एक मुश्त 5 लाख रुपए लिए थे और दूसरे से 10,000 रुपए महीना ले रही थी। एक तरह से यह देह की या यौन सुख की कीमत वसूलने जैसी बात थी, जिसका कोई अफसोस या ग्लानि उसे नहीं थी। अब तनु आजाद थी, पर जल्दी ही यह आजादी उसे खलने लगी। इंदौर जैसे औद्योगिक शहर में एक अकेली लड़की का बिना किसी सहारे के रहना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। गोयल नगर में शिफ्ट होने के बाद भी चंदन उससे मिलने आया करता था। न जाने किस जादू के जोर से दोनों के बीच के विवाद सुलझ गए थे। अड़ोस पड़ोस अपार्टमेंट के अड़ोसियों पड़ोसियों से तनु ने चंदन का परिचय पति के रूप में ही कराया था। लिहाजा सभी यह सोचते थे कि दोनों पति पत्नी हैं और चंदन अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। तन की भूख फिर से दूसरे पति से बुझने लगी तो तनु चंदन के पांवों में बिछने लगी, और इस तरह बिछने लगी कि जब चंदन ने अपनी दूसरी शादी की बात उसे बताई तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। शिकन तो दूर की बात, इस अनूठी शादी में विचित्र किंतु सत्य जैसी बात यह हुई थी कि आमंत्रण पत्र में तनु का नाम बतौर चंदन की बहन छपा था। जाने क्या खिचड़ी तनु, चंदन और राजकुमारी के बीच पकी, जो तनु अपने दूसरे पति की दूसरी शादी में बहन की हैसियत से शामिल हुई और बारात में जमकर नाची भी। इतना ही नहीं, चंदन की सुहाग की सेज भी उसने अपने हाथों से सजाई। किसी भी तरह के साहित्य में शायद ही ऐसी किसी घटना का वर्णन देखने को मिले जो इंदौर की इस शादी में घटित हुआ था। शादी के बाद भी चंदन गोयल नगर में तनु के पास आता जाता रहा और तनु की हर तरह की जरूरत भी पूरी करता रहा। 10,000 रुपए महीने तो वह उसे दे ही रहा था। तनु अपनी तन्हाई से समझौता करके संतुष्ट हो चली थी, लेकिन चंदन के मन में उसे लेकर कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक उसकी रग रग से वाकिफ हो चुका था। चंदन का असली धंधा क्या था, इसका अंदाजा तनु को नहीं था। वह तो उसे प्रॉपर्टी ब्रोकर समझती रही थी, जिसके एक बड़े नेता से अच्छे संबंध थे। चंदन का एक दोस्त था, महिम शर्मा। वह पेशे से वैसा ही पत्रकार था जैसा कि चंदन नेता, यानी कहने भर के लिए। फिर भी दोनों में अपने अपने धंधे की ठसक भी थी और पैसा भी अच्छा खासा था। दरअसल चंदन और महिम दोनों मिलकर एक गिरोह चलाते थे, जिसका काम लोगों को, खास तौर से व्यापारियों को फांसकर उन्हें ब्लैकमेल करना था। इसके लिए कई खूबसूरत लड़कियां इन दोनों ने पाल रखी थीं, जिनका काम सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को फंसाना होता था। शिकार जब जाल में फंस जाता था तो ये लड़कियां किसी लॉज, होटल या फ्लैट में उसे बुलाती थीं
और उसके साथ वैसी ही वैरायटी वाली सेक्सी हरकतें करती थीं जैसी ब्लू फिल्मों में दिखाई जाती हैं। नई तकनीकों से अनजान व्यापारी इन लड़कियों के साथ सेक्स का लुत्फ तो उठाते थे, पर इस बात का एहसास उन्हें नहीं होता था कि उनकी हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं, जो एक बार अगर दुनिया के सामने आ जाएं, तो उनकी इज्जत धूल में मिल जाना तय थी। इसी से बचने के लिए कितने ही व्यापारी चंदन और महिम को पैसा दे चुके थे। इसका ठीक ठाक हिसाब किताब शायद ही कोई दे पाए, क्योंकि अधिकांश क्या सभी व्यापारी अपनी ब्लू फिल्में देखकर पसीने पसीने हो उठते थे और डरते भी थे कि अगर ये वायरल हो गई तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। घर गृहस्थी तो चौपट होगी ही, समाज और रिश्तेदारी में भी छीछालेदर होंगी, इसलिए वे चुपचाप इन दोनों को मुंह मांगा पैसा दे देते थे। इस काम में इकलौती दिक्कत इन दोनों को यह थी कि जिस लड़की को ये चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसे खासी रकम देनी पड़ती थी और एक नया राजदार भी बनाना पड़ता था, जो एक तरह का खतरा ही था। चंदन और महिम ब्लैकमेलिंग के इस धंधे के खासे विशेषज्ञ हो चुके थे और मन ही मन उन अधेड़, जवान और बूढ़ों की हालत पर हंसते भी थे, जो कमसिन लड़कियों के जिस्म की चाहत में आकर गाढ़ी कमाई उन्हें दे जाते थे। चंदन का ध्यान जब इस तरफ गया कि अगर तनु उनके गिरोह में शामिल होकर काम करने को तैयार हो जाए तो बात सोने पे सुहागा वाली होगी। उस पर बुरी तरह मरने वाली तनु न केवल भरोसेमंद थी, बल्कि उसका मांसल सेक्सी जिस्म उसकी दूसरी खूबी थी, जिसकी ब्लैकमेलिंग के धंधे में खासी अहमियत होती है। चंदन को यह तो समझ में आ गया था कि पैसों के बाबत तनु ज्यादा मुंह नहीं फाड़ेगी, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी को इतना तो वह जानने ही लगा था कि वह इस काम के लिए कभी तैयार नहीं होगी। वह जैसी भी थी, पर उसके अपने कुछ उसूल थे जिनसे ब्लैकमेलिंग की बात मेल नहीं खाती थी। बिस्तर में चंदन के मुताबिक कुलाटियां खाने वाली तनु इस काम के लिए आसानी से तैयार होगी, इसमें उसे शक था। इसके बाद भी उसे कोशिश करने में हर्ज महसूस नहीं हुआ। उसके खुराफाती दिमाग में आइडिया यह आया कि तनु को एक मर्द की जरूरत तो है ही, इसलिए क्यों ना महिम का चक्कर उससे चलवा दिया जाए। इससे होगा यह कि अगर महिम और तनु के बीच जिस्मानी ताल्लुक कायम हो गए तो आसानी से तनु को शीशे में उतारा जा सकता है। इस बाबत उसने पहले महिम का परिचय तनु से करवाया और फिर खुद धीरे धीरे उससे किनारा करने लगा। अब अड़ोस पड़ोस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 103 में महिम लगभग रोज आने लगा। वह सधा हुआ खिलाड़ी था, जिससे उसे देखकर औरों की तरह जीभ लपलपाने के बजाय मुकम्मल सब्र से काम लेते हुए उसे फंसाया। चंदन का अंदाजा सही निकला। जल्दी ही तनु और महिम में शारीरिक संबंध बन गए। तनु की मर्द की जरूरत अब महिम पूरी करने लगा। जब इन दोनों को यकीन हो गया कि तनु अब ना नहीं करेगी, तो एक दिन उन्होंने उसके सामने अपना ब्लैकमेलिंग वाला राज खोलकर उसे भी इस धंधे में शामिल होने का न्योता दिया। इस पर तनु भड़क उठी और सीधे सीधे मना कर दिया। जोश जोश में दोनों ने अपने सारे राज उस पर खोल दिए थे कि वे कैसे शिकार को फंसाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। चूंकि तनु से न की उम्मीद नहीं थी, इसलिए दोनों दिक्कत में पड़ गए। डर इस बात का था कि कहीं ऐसा न हो कि यह नादान लड़की कभी उनका राज दुनिया के सामने उजागर कर दे। फिर भी हिम्मत न हारते हुए चंदन और महिम उसे पटाने की कोशिशें करते रहे और ढेर सारी दौलत का सब्ज बाग दिखाते रहे। लाख मनाने के बाद भी तनु राजी न हुई तो चंदन और महिम ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला न केवल ले डाला, बल्कि उस पर इस तरह अमल भी कर डाला कि अगर अनीता सजगता न दिखाती तो तनु की मौत हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाती। इंदौर में होली के 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सारे शहर की दुकानें बंद रहती हैं और जगह जगह रंग पंचमी के जुलूस निकलते हैं और लोग तबीयत से रंग का यह त्योहार मनाते हैं। एक दिन महिम, चंदन और तनु ने रंग पंचमी की पार्टी रखी, जिसमें तनु ने छक्कर भांग पी। नशा ज्यादा हो जाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो चंदन उसे अपने साथ ले गया। अगले 3 से 4 दिनों तक वह लगातार तनु के फ्लैट पर आता रहा, तो एक दिन किसी पड़ोसन ने तनु के बारे में पूछ लिया। चंदन ने उसे बताया कि तनु का इलाज उसके पिता के घर चल रहा है। वह तो यहां दीपक रखने आता है। सभी की निगाह में चूंकि चंदन तनु का पति था, इसलिए उसकी बात पर किसी ने किसी तरह का शक नहीं किया। 25 मार्च को तनु का जन्मदिन था। उस दिन मौसी अनीता उसे बधाई देने के लिए फोन लगाती रही, पर उसका फोन लगातार स्विच्ड ऑफ जा रहा था। लिहाजा उन्होंने खुद उसके घर जाकर उसे बधाई देने का फैसला किया। 25 मार्च की सुबह जब वह तनु के फ्लैट पर पहुंची तो वहां झूलता ताला देखकर हैरान रह गई,
क्योंकि तनु बगैर बताए गायब थी। इस पर उन्होंने पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि तनु ने ज्यादा भांग पी ली थी, इसीलिए उसका पति चंदन उसे पिता के घर ले गया था। अनीता ने श्याम सिंह को फोन किया तो जवाब मिला कि तनु तो उनके यहां नहीं आई है। वह किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए, साथ ही अनीता के माथे पर भी बल पड़ गए। उन्होंने चंदन को फोन किया तो उसका भी फोन नहीं लगा। श्याम सिंह भागे भागे अनीता के पास आए और तनु की खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली तो उन्होंने थाना तिलक नगर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। तलाक होने के बाद भी चंदन तनु के पास आता जाता रहता था। यही बात पुलिस को चौंकाने वाली भी थी और सुराग देने वाली भी। इंदौर के डीआईजी ने तनु की खोज के लिए ईएसपी को नियुक्त कर दिया। उन्होंने पहले उन दोनों की जन्म कुंडलियां खंगाली तो जल्द ही सारा सच सामने आ गया। पता चला कि चंदन और महिम अव्वल दर्जे के ब्लैकमेलर हैं, पर अभी तक किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। अलबत्ता दोनों अन्नपूर्णा इलाके में गोलीबारी में भी शामिल थे। इन पर एक और दूसरा आपराधिक मामला इसी साल फरवरी में दर्ज हुआ था। शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने चंदन और महिम को गिरफ्तार किया, पर पूछताछ में कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों ही पुलिस को गुमराह करने वाले बयान देते रहे। दरअसल इसमें दिक्कत यह थी कि एक पत्रकार था और दूसरा बड़े नेता का चेला। ऐसे में अगर इनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती तो खासा बवाल मच सकता था। सब कुछ साफ समझ में आ रहा था, इसलिए एएसपी ने जोखिम उठाया और चंदन तथा महिम से सख्ती की तो वे टूट गए और सारा सच उगल दिया। सच बड़ा विभत्स था। दोनों ने 17 मार्च को ही तनु की हत्या उसके फ्लैट में कर दी थी। भांग के नशे में चूर तनु को शायद पता भी नहीं चला था कि उसे किसने और कैसे मार डाला। चूंकि त्योहारी सन्नाटा था, इसलिए तनु की हत्या कर उसकी लाश ज्यों की त्यों छोड़कर दोनों अपने अपने घर चले गए थे। अगले दिन दोनों फिर फ्लैट पर आए और तनु की लाश के टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में ठूंस दिया, जिससे बदबू न आए। 3 से 4 दिन चंदन अपना डर मिटाने फ्लैट पर आता जाता रहा। चौथे दिन फ्लैट में दाखिल होते ही उसे मांस के टुकड़ों से गंध आती महसूस हुई, तो दोनों ने मिलकर लाश के उन टुकड़ों को अलग अलग थैलियों में पैक करके उन्हें कार में रखकर बड़वाह के जंगल में फेंक आए। चंदन और महिम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए जरूरी था कि तनु की लाश का कोई टुकड़ा मिले। इस बाबत पुलिस वाले लगातार भागादौड़ी करते रहे। पुलिस की आधा दर्जन टीमें जंगलों की खाक छानती रहीं, पर तनु की लाश का कोई टुकड़ा उन्हें नहीं मिला। नदियों में भी तलाशी ली गई, पर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बस एक गुदड़ी ही बरामद हो पाई। इस बिना पर आईपीसी की धाराओं 302 और 201 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने चंदन राजौरिया और पत्रकार महिम शर्मा को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।